मेरी आर्मी चीफ को वही हिदायत होंगी जो इस वक्त जो सपोर्ट अमेरिका की इसराइल को है, वही सपोर्ट पाकिस्तान की फ़लस्तीन को होगी। जब चाइना के अंदर जुल्म हुआ है तो सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही आवाज़ बुलंद की है। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा। अभी जो आपने सुना, बस इतना भर कहना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और साद हुसैन रिजवी को बहुत भारी पड़ गया, इसलिए क्योंकि साद हुसैन रिजवी ने सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एड्रेस कर दिया और सलाह दे डाली। अब आसिम मुनीर को कोई कैसे सलाह दे सकता है पाकिस्तान में? कोई कैसे कह सकता है आसिम मुनीर ये करो? साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा, पहले एक बार मैं आपको फिर से सुनाता हूं, फिर उस पूरे सच्चाई बताऊंगा, उस वीडियो के पीछे की सच्चाई जो आपको चौंका देगी। पहले सुनिए साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा। मेरी आर्मी चीफ को वही हिदायत होंगी जो इस वक्त जो सपोर्ट अमेरिका की इसराइल को है, वही सपोर्ट पाकिस्तान की फ़लस्तीन को होगी। जब चाइना के अंदर जुल्म हुआ है तो सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही आवाज़ बुलंद की है। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा। और अभी जो मैंने आपको सुनाया, ये साद हुसैन रिजवी का कोई बहुत पुराना बयान नहीं है। मुरीद के प्रोटेस्ट के दौरान साद हुसैन रिजवी का बाकायदा पाकिस्तान के एक डिजिटल चैनल ने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के दौरान साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को हासिल है, हम आर्मी चीफ से कहना चाहते हैं कि उसी तरह पाकिस्तान का सपोर्ट फिलिस्तीन को हासिल हो। अब अगला सवाल हुआ कि अगर आपकी शर्तें नहीं मानी गई, आपकी बात नहीं मानी गई, तो साद हुसैन रिजवी ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी शर्तों पर अमल नहीं किया गया, तो फिर हमारे प्रोटेस्ट का दायरा पूरे मुल्क तक फैल जाएगा। और इतना ही नहीं, साद हुसैन रिजवी ने इसी इंटरव्यू में यह कहा कि जब चीन में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो हम ही ने आवाज़ उठाई थी। इसका मतलब साद हुसैन रिजवी ने एक साथ आसिम मुनीर को 3 टेंशन दे दी। कौन सी? पहली ये कि उनको ही कहा कि भाई ऐसा ऐसा करो, जैसे ट्रंप के लिए नेतन्याहू है वैसे तुम्हारे लिए फिलिस्तीन होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर शर्त नहीं माने तो पूरे पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन जो है वो फैल जाएगा। तीसरा, आसिम मुनीर के गॉडफादर कहिए या पाकिस्तान का एक ही दोस्त है, जिगरी है, भरोसेमंद है, पाकिस्तान का आका है, वो सिर्फ चाइना है और कोई नहीं। तो 3 गलतियां, 3 बातें जो साद हुसैन रिजवी ने की, गलती इस कंटेक्स्ट में कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पसंद नहीं आई और ऑपरेशन क्लीन अप यानी ऑपरेशन क्रैकडाउन ऑफ टीएलपी इसको मंजूरी दे दी गई। और 13 अक्टूबर को मुरीदके में फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब मैं आपको पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट तो नहीं है, दस्तावेजों में मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, हर जगह ये मौजूद है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो भूल चुकी है। आपको पता होगा कि आसिम मुनीर जब भी बोलने आते हैं, कलमे की बुनियाद पे दूसरी रियासत बनी है पाकिस्तान, या ये बातें कहते हैं, या मुस्लिम वर्ल्ड का एकदम खलीफा बनने जैसी बातें उनकी जुबान पे रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आसिम मुनीर से भी कट्टर एक आर्मी चीफ था पाकिस्तान में जिसका नाम था जियाउल हक। जियाउल हक ने क्या किया था? 1970 में ऑपरेशन ब्लैक सितंबर एक था। 1970 में जियाउल हक, उस समय जियाउल हक की रैंक थी ब्रिगेडियर की, वो जॉर्डन में थे। जॉर्डन की सेना के साथ पाकिस्तान की कुछ टुकड़ी भी लड़ी थी। 1967 से 1970 तक जियाउल हक जॉर्डन की आर्मी को ट्रेन कर रहे थे। किसके खिलाफ? पीएलओ, जो फिलिस्तीन का संगठन था, यासिर अराफात वाला, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और 1970 में जॉर्डन की सेना के साथ लड़ते हुए जियाउल हक और उनकी टुकड़ी ने 25 से 30 हज़ार फिलिस्तीनी मारे थे। ये डॉक्यूमेंटेड है, गूगल पे टाइप करिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, ये अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की सेना का एक एक्स चीफ जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी रहा, डिक्टेटर रहा, कुख्यात जियाउल हक, उसने 25 से 30 हज़ार फिलिस्तीनियों का खून उसके सर पे है। उसके सिर पे इल्ज़ाम है 25 से 30 हज़ार फिलिस्तीनियों को मारने का। और आज जब साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करो आर्मी चीफ को, तो आर्मी चीफ का वही अंदर जियाउल हक वाला वर्जन आ गया।
आसिम मुनीर के अंदर का जियाउल हक जिंदा हो गया और उसने क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया टीएलपी पे। अब आप कहेंगे कि इसमें सीधे सीधे आसिम मुनीर का क्या रोल? सबको पता है कि आसिम मुनीर और शरीफ खानदान में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और जो गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान की, उसकी मर्जी भी चाहिए आर्मी चीफ के एक्सटेंशन में, जैसे इमरान खान और बाजवा वाला चल रहा था एक्सटेंशन देने ना देने का। यह सब एक म्यूचुअल खेल है जिसमें शरीफ खानदान, शरीफ फैमिली और आसिम मुनीर मिले हैं। भाई इधर से हम मलाईदार पोस्ट पे हैं, इधर से तुम हो, दोनों मिल के पाकिस्तान को लूटते हैं। यह पूरी अंडरस्टैंडिंग है और ये हर कोई जानता है पाकिस्तान में। ये बातें सिर्फ मैं नहीं बता रहा। 2007 में जिस तरह टीएलपी ने ललकारा है आसिम मुनीर को, 2007 में याद है ना, लाल मस्जिद वाले अब्दुल रशीद गाजी और उनके भाई, इन लोगों ने ललकारा था परवेज मुशर्रफ को। हुआ क्या था, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में मिलिट्री एक्शन हुआ था, 100 से ज़्यादा जान गई थी। और स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है पाकिस्तान का, जिसमें कमांडो ही कमांडो भरे हैं, 10 से ज़्यादा कमांडो मारे गए थे, क्योंकि लाल मस्जिद के अंदर से भी फायरिंग हो रही थी, अंदर मिलिटेंट थे। लाल मस्जिद कांड के बाद से शायद नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, उसका एक बड़ा इलाका ऐसे वॉर में आया जिसे पाकिस्तान के इतिहास की लॉन्गेस्ट ट्राइबल वॉर में झुलस गया, सिविल वॉर। परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर एक्शन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन के दबाव में किया था, जिसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने परवेज मुशर्रफ को कहा कि वाह, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में तुम तो हमारे बड़े सच्चे साथी हो। लेकिन उस चैप्टर के बाद से पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें खत्म नहीं हुई और तेजी से उभरने लगी। जो प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को दिया था, यानी पाकिस्तान को दिया था कि भाई आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशन में करोगे, उस प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद कांड में कर दिया। अब आप सोचिए, वहाँ बच्चे थे, स्कॉलर थे, छात्राएं थीं, महिलाएं थीं, जो निकल गए, वरना मार दिया गया। 2007 लाल मस्जिद मैसेकर पढ़ेंगे आप, आपको ये भी मिल जाएगा। और अब चूंकि वो जो लाल मस्जिद के वो दोनों भाई थे, उनके पिता वो देवबंदी विचारधारा वाले थे, उनकी मांग थी कि पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है। टीएलपी की भी यही मांग है। अब टीएलपी देवबंदी नहीं है, सुन्नी बरेलवी का संगठन था और पाकिस्तान के पंजाब में तेजी से आगे बढ़ रहा था, पॉलिटिकली भी और मजहबी तौर पे भी। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी टीएलपी की। साद हुसैन रिजवी अगर अपने विरोध में सिर्फ मरियम नवाज को ही रखते तो आज टीएलपी पे क्रैकडाउन नहीं होता, लेकिन उन्होंने नाम ले लिया आसिम मुनीर का, जिसकी वजह से वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया। वरना शरीफ खानदान तो कब से रडार पे लिए हुए हैं। शरीफ फैमिली की रडार पर साद हुसैन रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी अरसे से हैं, और 2015 में जब बनाया टीएलपी उसके बाद से तो और से। भाई गवाह है 2018 के नेशनल असेंबली इलेक्शन, फिर 2024 के, फिर पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन, ये तो गवाह हैं कि टीएलपी को एक थ्रेट मानती है पीएमएलएन, जिसको एलिमिनेट करने के लिए वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और जिस इंटरव्यू में सीधे साद हुसैन रिजवी ने आर्मी चीफ को कहा, बस वहाँ वो वेंटेज पॉइंट आ गया। 2007 लाल मस्जिद हो, 2015 एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन हो, सब कुछ एकदम जो 13 अक्टूबर को मुरीदके में हुआ, आप देखेंगे तो कनेक्टिंग द डॉट्स सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। पाकिस्तान के जिस डिजिटल मीडिया हाउस ने साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू किया था, वो ट्वीट अभी भी मौजूद है एक्स पर, सोशल मीडिया पर, और वहाँ वो लिंक मौजूद है कि वॉच फुल इंटरव्यू। लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही एक मैसेज आ जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और लिखा होता है कि ये ब्लॉक किया गया है, कंटेंट है, आप इसे नहीं देख सकते। सवाल ये है कि ब्लॉक किसने किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने
या हुकूमत के एक्शन के डर से उस मीडिया हाउस ने। और ये साद हुसैन रिजवी का सबसे ताज़ा इंटरव्यू है। इसके बाद साद हुसैन रिजवी का कोई इंटरव्यू नहीं है। साद हुसैन रिजवी के बारे में पाकिस्तान की पंजाब सरकार कह रही कि हमने उन्हें ट्रेस कर लिया, लेकिन वो कहाँ हैं, वो अनस रिजवी, ये नहीं पता। बस कह रही हमने उन्हें ट्रेस कर लिया। तो अपने आखिरी इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, तय हो गया कि अब टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टीएलपी से हमदर्दी रखने, भले ही टीएलपी के लाखों समर्थक हों पाकिस्तान में, भले ही टीएलपी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक मजहबी मूवमेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद टीएलपी से रश्क रखने वाले, उससे बैर रखने वाले, टीएलपी के दुश्मन पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं। कुछ धार्मिक आधार पर तो कुछ सियासी आधार पर। साद हुसैन रिजवी कईयों के लिए बहुत बड़े खतरे का नाम था। और आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ललकार कर साद हुसैन रिजवी ने सबसे बड़े खतरे को अपना दुश्मन बना लिया। और पाकिस्तान में सेना जिसे दुश्मन बना लेती है पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ फाइनल असॉल्ट होता ही होता है। उसके खिलाफ एक खौफनाक प्लान को अंजाम दिया ही जाता है। अल्ताफ हुसैन हो, लाल मस्जिद हो, या वो बुख्ती साहब जो चीफ मिनिस्टर भी थे, कैसे उनको एक रेड में मारा गया। पाकिस्तान में एक चीफ मिनिस्टर जो शख्स रह चुका, उसको रेड में मार दिया गया। आप सोचिए। ये सब पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। वही बातें आसिम मुनीर किसी मंच से कहे तो तालियां बजती हैं, वही बातें साद हुसैन रिजवी ने कह दी तो गोलियां चलने लगीं और टीएलपी पूरे पाकिस्तान की दुश्मन बन गई। मरियम नवाज, उनकी सरकार से हमदर्दी रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंद है टीएलपी। कह रहे हैं कि पहले यहाँ देवबंदी संगठन भी थे पर कभी क्लैश नहीं होता था। जब से ये टीएलपी आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश होने लगा है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं होता था। ये कभी नहीं होता था तो लाल मस्जिद क्या है, कभी नहीं होता था तो एमक्यूएम क्या है, कभी नहीं होता था तो वो जो बुख्ती साहब थे उनको कैसे मारा आपने रेड में। हर चीज आप कनेक्ट करेंगे तो सब सत्ता की जो लालच है उससे जुड़ेगी। टीएलपी जो पाकिस्तान की सत्ता पर ऐसे काबिज थे, उनका पैर पकड़ के गिराने की कोशिश कर रही थी, और यही उन लोगों को नहीं जमा जो लोग कुर्सी पर बैठे थे। और इसीलिए ऑपरेशन टीएलपी को प्लान किया गया। वरना 31 साल के साद हुसैन रिजवी को टेबल पर भी डील किया जा सकता था, क्योंकि उम्र थी सिर्फ 31 साल। पर साद हुसैन रिजवी 2021 में भी नहीं झुके। साद हुसैन रिजवी 2021 में भी इनकी बातों में नहीं आया। इमरान खान की सरकार थी 2021 में, फ्रांस के खिलाफ उबाल था, टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में आंदोलन किया था। सिंध में तो बहुत वायलेंट क्लैश हुआ था, पुलिस वालों की जान भी गई थी। तो साद हुसैन रिजवी किसी के काबू में नहीं आ रहा था, और ये बात पाकिस्तानी फौज को पसंद नहीं आई। हमें आग दिखा रहा है, अब सबक सिखाना जरूरी है। दिन चुन लिया गया, 13 अक्टूबर की रात हो गया क्रैकडाउन। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जो मिला सबको मारा, ओपन फायर किया गया। जो बच गए जेल में डाला गया, जो छिप गए उन्हें ढूंढा जा रहा है, और टीएलपी के खिलाफ मुकदमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। साद हुसैन रिजवी को रॉ का एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह लाल मस्जिद वाले अजीज अब्दुल राशिद और एमक्यूएम वाले अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, वही कांड दोहराया जा रहा है टीएलपी के साद हुसैन रिजवी के साथ। पर टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हमें इंतजार है एक खबर का कि साद हुसैन रिजवी सलामत है, और वो क्या कहता है उसके बाद हम बताएंगे टीएलपी क्या है। तो पाकिस्तान अभी बिल्कुल एज है।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी बिल्कुल एज है, क्योंकि टीएलपी के खिलाफ कोई खबर नहीं आ रही। उनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जो अस्पताल में है उनको कोई इलाज नहीं दिया जा रहा है, जो मर चुके हैं कितने मरे नहीं पता, घर वालों को नहीं बताया जा रहा है कि लापता लोग कहाँ पे हैं। तो अभी तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एज है, पर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है, और उस ज्वालामुखी के ढेर पर पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान की पंजाब की सरकार है। और जब यह ज्वालामुखी फटेगा तो सबसे पहले आसिम मुनीर और मरियम नवाज भागते हुए दिखाई देंगे। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।